नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक किताब की समीक्षा। एक व्यक्ति की जीवनी है जिसका नाम है नवग्रह का हंस। आप देख पा रहे होंगे, ये बुक है, इसका नाम है नवग्रह का हंस। इस चित्र में ये आवरण जो बनाया है ये केजी कदम जी ने बनाया है। ये है नवग्रह का आश्रम। ये जो बैठे हुए हैं इनका नाम है हंसराज चौधरी। तो हंसराज चौधरी की जीवनी है। अब ये नवग्रह का हंस कैसे हैं? क्योंकि ये एक आश्रम के जिसका नाम है श्री नवग्रह आश्रम, उसके संस्थापक है। और उस नवग्रह आश्रम में क्या है वो ये किताब बताती है। नवग्रह के आश्रम में नवग्रह के पौधे लगे हुए हैं, औषधीय वन वहां पर लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि इस देश का, भारत का सबसे बड़ा औषधीय वन हंसराज जी चौधरी का है। श्री नवग्रह आश्रम में 450 प्रजातियों के औषधीय पौधे मौजूद है। और इस नवग्रह आश्रम का अस्तित्व 2014 से पहले नहीं था। इस पुस्तक को पढ़ने से ये ज्ञात होता है। अब इस किताब की बात करते हैं। किताब का जो ये आवरण चित्र है ये बनाया है केजी कदम ने। केजी कदम माने हुए चित्रकार है, भीलवाड़ा के हैं। और इस किताब को लिखा है भंवर मेघवंशी ने। लेखक भंवर मेघवंशी ने मैं एक कार सेवक था, कितनी कठपुतलियां, हल्ला बोल जैसी बहुत सारी किताबें लिखी है। और ये किताब भी उन्होंने लिखी है। तो एक तरीके से इस किताब को जैसे लिखा गया है, पढ़ने से ये सब पता चलता है कि हंसराज चौधरी अपनी कहानी लेखक को सुना रहे हैं और लेखक ने इस किताब को लिखा है सुनकर और देखकर। तो किताब को पढ़ने से ऐसे लगता है, जो लोग हंसराज चौधरी को जानते हैं उनको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो किताब नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हंसराज चौधरी के मुंह से उनकी कहानी सुन रहे हैं। हम बात करें इस पुस्तक की के अंदर, तो इसका जो इसे छापा है, इसका प्रकाशन जो है वो किया है रिखिया प्रकाशन ने। रिखिया प्रकाशन भीलवाड़ा से है। राकेश शर्मा और साथी जो है वो इसके मालिक है। इसका संपादन सहयोग किया है इंजीनियर बाबूलाल वर्मा जो जयपुर से हैं। विकास पिंटर जो दिल्ली से हैं, उन्होंने इसको छापा है, टाइप सेटिंग करी है और उन्होंने ही इसका मुद्रण किया है। इसकी कीमत 200 रुपए है। इसका आमुख लिखा है हरीश पंवार ने, जो कि भीलवाड़ा से हैं। ये जो जीवनी है वो हंसराज चौधरी की है। हंसराज चौधरी इस कहानी के मुख्य किरदार, लिखने वाले भंवर मेघवंशी और इसका आमुख लिखने वाले हरीश पंवार। ये आवरण जो है बनाने वाले वो केजी कदम और समीक्षा करने वाला लखन सालवी। ये सब संयोग से आपस में मित्र है। और मैं ये कहानी पढ़ने के लिए, ये जीवनी पढ़ने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा। ये इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये कहानी बताती है एक जिद की। इस कहानी से मिलेगी आपको प्रेरणा। ये कहानी दिखाएगी आपको राह। कैसी राह? हंसराज चौधरी ने सैकड़ों बीघा जमीन के ऊपर, जिस पर कभी कोई फसल नहीं हुआ करती थी, उस जमीन पर औषधीय पौधे लगाने की ठानी। और कब ठानी? 2014 में। 2014 में क्यों ठानी? उससे पहले ये केदारनाथ यात्रा पे गए थे 4 दोस्त मिलके। यात्रा पे जब गए तो उसी साल मतलब ये था जून 2013 का समय, जब केदारनाथ त्रासदी हुई। ये पहुंचे उसी दिन त्रासदी होने लगी थी। ये जिस दिन पहुंचे उस दिन केदारनाथ में जल प्लावन की जो है ये होने का एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया था एक दिन पहले। लेकिन शायद इन तक वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये ऊपर बढ़ गए और केदारनाथ मंदिर तक पहुंच पाए। 4 दोस्तों में से हंसराज चौधरी ही एक ऐसे थे जिन्होंने मंदिर में जाके दर्शन कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि ये ओशो के सन्यासी भी है, ओशो के अनुयायी भी है एक तरीके से। तो इन्होंने वो गाउन पहन रखा था ओशो वाला, तो उस गाउन के चलते वहां पे एक अधिकारी थे, तो उन्होंने इनको संत महात्मा समझ के पहले VIP जो रूट था उसमें इनको आगे भेज दिया और ये दर्शन करके लौट गए। लेकिन वापस आए तब तक उसी अधिकारी ने कहा कि जल प्लावन होने वाला है, बड़ा संकट यहां पर आने वाला है, इसलिए आप तुरंत निकल जाए।
तो हंसराज चौधरी जो दर्शन करके लौटे और लाइन में इनके जो 3 दोस्त और लगे थे उनको कहा कि तुरंत हमें चलना चाहिए, और ऐसे करके वो वहां से रवाना हो गए। लेकिन रवाना होते वक्त उन्होंने देखा कि दुकानें पूरी बह रही थी गंगा के अंदर, और उधर से जो है दुकानें, होटलें, गाड़ियां, चिल्ला रहे थे लोग, बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही थी, और इनके देखते ही देखते कई मंजिला इमारतें जो है धराशायी होके पानी में गिर रही थी और नदी के साथ में बहती हुई इन्होंने देखी। इन्होंने ये भी देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर ठीक इनकी गाड़ी के आगे आके गिरा। अगर चंद सेकंड, मतलब 2 सेकंड की भी अगर देरी होती तो वो पत्थर इनकी गाड़ी पर गिरता और ये लोग वहीं पर स्वाह हो सकते थे। तो ऐसे 4 बार ऐसे चांस बने जब इनके मौत बिल्कुल इनके करीब से होके गुजरी। तो ये जैसे तैसे करके वहां से निकलना चाह रहे थे और ये निकले भी वहां से। और इसी दौरान एक जगह पर जो है एक संत इनको मिले जो दक्षिण भारत के थे, और उन्होंने पूछा कहां से हो, तो इन्होंने कहा मैं राजस्थान में हूं। तो उस संत ने कहा कि वहां एक बेल होती है जो श्वास के रोगियों का उपचार उस बेल से हो सकता है, वो एक औषधीय बेल है, तो वो कहीं मिले तो वो लगाओ। मतलब ये बात ऐसे चली थी कि भाई कहां से हो, क्या है, अब क्या है। तो इन्होंने कहा कि जिंदगी का अब तक का हिसाब किताब तो हो चुका है और अब मैं आगे जो है कुछ अलग तरह का जीवन जीना चाहता हूं। तो वहीं उन्होंने संत ने कहा कि भाई आप जाओ, वो जो औषधि है, वो जो दमे के बीमारी का, श्वास के रोगियों के उपचार के लिए जो औषधि राजस्थान में है, उस औषधि को अपने खेत पर लगाओ और लोगों को निःशुल्क दो। आगे के जीवन में आप यही करो। बस हंसराज चौधरी ने वहीं से निर्णय कर लिया, अपने घर आए, गांव आए। कुछ दिन बहुत बुरे गुजरे यादों में ही, लेकिन बाद में इन्होंने इनका जो पुश्तैनी बहुत बड़ी जमीन है उस पर ये पहुंचे। वो बंजर जमीन थी, उस पर बहुत ज्यादा कुछ उत्पादन हो नहीं रहा था। तो इन्होंने वहीं पर 100 बाई 100 का एक बड़ा कुआं खुदवाया, एक कमरा बनाया, वहां पर ये पेड़ पौधे लगाना इन्होंने शुरू किया। इन्होंने घूमना शुरू किया पूरे भारत में। ये अपनी कार से हजारों किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की और पेड़ पौधे ला ला के अपने उस जमीन पर लगाए। कुएं में अच्छा पानी हो गया और वहां पर औषधियां पनपने लगी। सिंदूर, मोरिंगो, जैसे न जाने कई तरह की 450 तरह की प्रजातियों के पेड़ पौधे वहां पर है, वो लगाना इन्होंने शुरू किया। इनके भाई सेल टैक्स में बड़े ऑफिसर है, मनफूल चौधरी, तो वो उदयपुर में थे और उदयपुर में इसी दौरान अपने भाई की कल्पना को वो जान रहे थे कि उनको इस तरह की औषधियां चाहिए। तो दमा बेल, राजस्थान में एक होती दमा बेल जो है, उसके पत्ते और वो औषधि के रूप में जब किसी मरीज को दी जाती है तो उससे उसको रिलीफ मिलती है, दमे की बीमारी का उससे इलाज होता है। तो वो उदयपुर से दमा बेल ले गए, वहां पे दमा बेल भी लगाई गई। तो इस तरीके से इनके जो अच्छे दोस्त थे, हजारों अच्छे दोस्त थे हंसराज चौधरी के, जिन्होंने इनको आमंत्रित किया। जब पता चला कि ये औषधियां ढूंढ रहे हैं, औषधीय पेड़ पौधे ढूंढ रहे हैं, तो फिर अलग अलग से लोगों ने इनको मदद भी करी और ये खुद वहां पे पहुंच के औषधीय पौधे लाने लगे और वहां पर एक नवग्रह वन पूरा विकसित किया। और इसी दौरान इनको पता चला कि इन औषधियों से जो है कैंसर के रोगियों का भी उपचार हो सकता है। हंसराज चौधरी पहले गांव में पढ़े, गांव के पास में पढ़े और फिर शाहपुरा जो भीलवाड़ा में एक जगह है वहां उन्होंने पढ़ाई करी। और इसी दरमियान वो जो है पढ़ाई पूरी करने के बाद में कृषि पर्यवेक्षक जो है, कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक के तौर पे इनकी नौकरी लगी। इन्होंने नौकरी भी की। बाद में आगे जाके जब इनके पिताजी का देहांत हो गया था तो घर परिवार पूरे को संभालना था, इतनी बड़ी जागीरी को संभालनी थी, तो इन्होंने काम से भी जो है नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने खेती का और दूसरे काम अपने घर परिवार को संभाला। इनके भाई जो है वो सेल टैक्स में बड़े ऑफिसर है। सगडोलिया जाट समाज की सगडोलिया गोत्र है, उस गोत्र का ये परिवार है। और लेखक ने इसमें ये भी बताया है, ये भी एक चीज निकल के आई, इसको पढ़ने से ये भी मालूम पड़ेगा कि जाट जाति में जो 5-6 फीट की लंबाई वाले लोग हैं, ये आखिर कहाँ से आए थे, ये सगडोलिया गोत्र का क्या इतिहास है, ये गोत्र के लोग कहाँ से आए थे, कहाँ बसे थे, किन किन चुनौतियों का सामना करते हुए, और समाज में इन लोगों का जुड़ाव कैसा रहा, वो तमाम चीजें जो है ये पुस्तक बताती है। ये हंसराज चौधरी के स्वभाव को भी बताती है
कि उनका स्वभाव कैसा है। वो एकदम मस्त मोला, हरफन मोला टाइप के व्यक्ति है। छोटे बच्चों के साथ में घुल मिल जाते हैं तो उनके दोस्त हो जाते हैं, सरकारी अधिकारियों के साथ घुल मिल जाते हैं, राजनीतिक लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और समाज में हर तबके के साथ वो अच्छे से घुल मिल जाते हैं। और इनकी एक खासियत ये है कि इनके जितने मित्र हैं, हर मित्र को ये एहसास करा देते हैं कि उसका पक्का दोस्त तो हंसराज चौधरी है। हर दोस्त को ऐसा लगता है कि वो मेरा पक्का दोस्त है, बजाय कि दूसरों के। तो ये भी इस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञात होता है। तो हंसराज चौधरी एक किसान परिवार में ये जो शुरू होती है जीवनी केदारनाथ त्रासदी से, क्योंकि हंसराज चौधरी के जीवन में जो बड़ा बदलाव हुआ वो केदारनाथ त्रासदी के बाद हुआ। इसलिए इस कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है कि ये दोस्त कैसे वहां पहुंचे, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और अलग अलग टाइटल में इन्होंने दिया है। जो कहानी का एक भाग है उसमें लिखा गया है केदारनाथ त्रासदी, तो त्रासदी के बारे में बताया है। फिर मौसम विभाग की क्या चेतावनी थी वो इसमें बताया है। फिर मरगट में बदला केदारनाथ। इस तरीके से लेखक ने अच्छे अच्छे टाइटल दिए हैं जो आपको बांधे रखते हैं। मतलब सपाट लंबी कहानियां जब होती है तो पाठक को नींद आने लगती है या वो, लेकिन इसमें बहुत छोटे छोटे, मतलब आप चाहे तो कि मैं 10 मिनट में इसको पढ़ के फिर मेरा दूसरा काम कर लूंगा, ऐसा भी आप कई पाठक ऐसा करते हैं। तो उनके लिए ये इजी है कि वो छोटे छोटे अध्याय है। गाड़ी के आगे बड़ा पत्थर आ गिरा, नित्यानंद आश्रम से आगे, दक्षिण भारतीय संत से मिलन, इस तरह के टाइटल है। फिर विरक्ति की ओर, फिर दबा बेल की खोज, फिर अपने भीतर का किस्सा गो। मतलब हंसराज चौधरी कहानियां कहने में माहिर है और उनके अंदर का जो किस्सा गो है वो कहानियां कहता है। उसके माध्यम से भी जो है लेखक ने कहानियों को बताने का प्रयास किया है। फिर पटियाला से चले पुरखे, मतलब हंसराज चौधरी के जो पुरखे हैं वो पटियाला से चले थे और वो आके भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे के पास मोतीबोर का खेड़ा में बाद में आके बसे, लेकिन उसके बीच बीच में अलग अलग जगहों पे वो रुके और यहाँ तक आए थे। और सगडोलिया है जो इनकी गोत्र है। फिर बलई महिला से इनकी मुलाकात हुई इनके परिवार की। फिर हंसराज के पूर्वज जो है उनके बारे में बताया है। फिर पटेलन सोहनबाई जो इनकी माता है, हंसराज चौधरी की माँ जो है सोहनबाई, उनके बारे में भी इसमें बताया गया है कि वो कैसी है। पटेल कन्नीराम सगडोलिया, कन्नीराम जी जो हंसराज चौधरी के पिताजी, वो क्या करते थे, वो दुलाबा पटेल उनके पिताजी थे और मेवाड़ रियासत में बदनौर ठिकाना जो है वहां पर वो कार्यरत थे। और बलदेव राम मिर्धा और सर छोटू राम से उनका संपर्क था। मतलब काफी आंदोलनों में भी उन्होंने भाग लिया। और ये पूरी कहानी, वो गांव के सरपंच भी रहे थे इस तरीके से, और वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी थे। ये सब कहानी से जान पड़ती है। जमीन और अमीन का रिश्ता रहा है। तो इनके पिताजी जो थे उनको जो नौकरी मिलती थी उस नौकरी के पैसे से वो घर बनाना या और चीजों में खर्च करने की बजाय वो जमीन खरीदने में ज्यादा विश्वास करते थे। और वो पैसा दे दे जो अपनी कमाई होती थी, जो कुछ बचता था उससे जमीन लेकर बनाते थे। तो आज उनके पास सैकड़ों बीघा आज भी जमीन है। बालक हंस, बचपन में हंसराज चौधरी कैसे थे, कहाँ पढ़े, किसमें रुचि थी, वो ये बताती है। बालक हंस के दलित आदिवासी साथी, मतलब हंसराज चौधरी एक पटेल परिवार थे। इनके पिताजी जो है पटेल थे उस गांव मोतीबोर खेड़ा के। तो पटेलों का तो कैसा रहन सहन, खान पान, तो तरीके होते हैं। इनके खेत पर क्योंकि सैकड़ों बीघा जमीनें थी तो काम करने के लिए आदिवासी भील समुदाय के लोग होते थे। दलितों में बलई जाति के लोग जो है इनके खेतों पे काम करते थे। एक जगह पे ऐसा बताया गया है कि हंसराज चौधरी, क्योंकि जो चौधरी परिवार, पटेल परिवार, तो वो कांसे और तांबे की जो बर्तन होते थे इनके घर में, उसमें वो लोग खाना खाते थे। और जो इनके खेतों पर काम करने वाले लोग थे, घर में काम करने वाले लोग थे, दलित आदिवासी परिवारों के लोग थे, उनके लिए चीनी के बर्तन थे। तो हंसराज चौधरी को वो कांसे और तांबे के बर्तन अच्छे नहीं लगते थे। वो उनके साथ में, उनके बर्तन में खाना खाते थे और उनके साथ में खेलते कूदते थे। तो ये भी एक कहानी कि भाई उनका जुड़ाव जो है वाकई में एक अच्छा आत्मीय रिश्ता उनके साथ में था। और पोथी पढ़भड़ एक इस तरह का भी है कि इनको किताबों में काफी रुचि थी। काफी किताबें इन्होंने पढ़ी है, हजारों किताबें उन्होंने पढ़ी है। स्कूल में लाइब्रेरी से किताबें लेके पढ़ना ये इनका शौक था।
और इनका बाल विवाह हो गया था नौसर देवी से। फिर फालना का रेडियो एक आता है, कहानी है उसमें कि ये उनको बहुत पसंद था और उस रेडियो से भी इनकी जो है, रेडियो ने भी इनके जीवन को एक दिशा दी, उससे भी इन्होंने काफी चीजें प्रेम की। बाखा बहता नीर, मतलब भाषा से जो है इनका अच्छा जुड़ाव। इनको कई तरह की भाषाएं आती है। मुंबई में, महाराष्ट्र में ये रहे थे, पंजाब में ये रहे थे तो पंजाबी ये बोल लेते हैं, हरियाणवी बोल लेते हैं, मेवाड़ी जो है वो बोल लेते हैं, और राजस्थान की अलग अलग भाषाएं बोलने के साथ साथ गुजराती। एक टाइटल दिया है हंसा तो नाटक करे, मतलब हंसराज चौधरी नाटक करें। ये नाटकों में कलाकार की भूमिका में भी ये रहे। रसधारा नामक एक नाट्य संस्थान है, उसके साथ ये जुड़े शाहपुरा में पढ़ाई के दौरान, और फिर उसके साथ जुड़ के वो जो जागरूकता के, साक्षरता के जो गीत नाटक होते थे उसके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और मंच संबोधन करना और मंच का संचालन करना और लोगों को बांधे रखना, उनको हंसाना, इसमें जो है इनको महारत थी। मृत्यु भोज में काका जी और बंसी का किरदार इन्होंने निभाया। सरपंच में पंच, सरपंच और विधायक की भूमिका निभाई। इस तरीके से दादा जहान नाम का एक नाटक था, उसमें भी इन्होंने वो की। तो देख सकते हैं कि वो आयुर्वेद के ज्ञाता बने। नवग्रह आश्रम जब इन्होंने शुरू किया और नवग्रह आश्रम में जब वन विकसित किया, औषधीय वन, तो औषधीय पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ ही इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान लेना शुरू कर दिया। आयुर्वेद के लिए इन्होंने फिर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया और ये वैद्य बने और अपने और वैद्य साथियों के साथ में इन्होंने उपचार करना शुरू किया। और आज यहाँ पर किडनी कैंसर जैसे कई ऐसे रोग हैं जिनका उपचार वहां किया जाता है आयुर्वेद की दवाओं से। ये रचना भी करते हैं, कविताएं लिखते हैं, बहुत 4-5-7 कविताएं इसमें दी गई है। फिर हंसराज चौधरी का नाम स्वामी देव गगन है जी, वो ओशो के अनुयायी है। तो ओशो के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने ये ओशो के उससे जुड़े और साहित्य को सुना। ऐसे लोगों से होते हुए ये जो है उससे जुड़े और कई यात्राएं इन्होंने की। ओशो से काफी प्रेरित हुए, उनके आश्रम और कई जगह पर ये जो है बार बार जाते रहे और कई लोगों से इनका जुड़ाव रहा और आज भी वो ओशो के अनुयायी है। इनको गैर बराबरी नामंजूर है। इन्होंने इनकी घर की व्यवस्था देखे, चाहे इनके कार्यस्थल पर चीजों को देखा जाए या इनके जीवन में चीजों को देखा जाए, इनको गैर बराबरी जो है वो पसंद नहीं है। इनको जानने वाले लोग भी जानते हैं और इस किताब से भी आप भरोसेमंद समाचार साथी इनका बीबीसी है। बीबीसी को ये काफी सुनते रहे और आज भी उनके जो है सुनते हैं। कृषि पर्यवेक्षक कैसे बने थे, क्या क्या किया था, वो ये कहानी बताती है। राजनीति में भी ये रहे। डेयरी की जो सरस डेयरी की जो चुनाव होते हैं उसमें इन्होंने भाग लिया। पंचायत में तो सरपंच थे ही इनके परिवार के। इनके पिताजी जो है कनीराम जी सगडोलिया, वो 14 साल तक सरपंच रहे थे। कांग्रेसी थे कट्टर और राजनीति में थे। धीरे धीरे ये भी छात्र राजनीति में जेल में गए थे, हंसराज चौधरी भी। ये कहानी पूरी इनकी राजनीति से जुड़ाव वाली बातें भी करती है। फिर इनको राजनीति से कैसे ये छुटकारा मिला, ये भी जो है ये कहानी बताती है। और उलझनों में उलझा हंसराज, है ना, ये भी है एक कहानी कि कभी इन्होंने MLM कंपनी के साथ में कहीं काम किया और वहाँ वो कंपनी के साथी लोग वो तो भाग गए और फिर इनको कई लोगों से जिन लोगों ने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था उनको लौटाना पड़ा। इनके खिलाफ FIR भी हुई और बचने में काफी इनको समस्या का सामना करना पड़ा। तो ये पूरी कहानी है और इसमें अंत में लेखक ने इनकी कहानियां भी बताई है। इनके दोस्त इनके बारे में क्या कहते हैं वो भी जो है इसके अंदर लिखा है। नवग्रह की निधियों के बारे में लिखा है। क्या है, वो गो पालन करते हैं और कई तरह की कई नस्लों की जो गायें हैं इनके यहाँ पर है। मतलब ये एक सच्चे गो भक्त भी है। और कैंसर की क्लासें लगाते हैं। भाई कैंसर का उपचार तो हॉस्पिटल वगैरह खूब कर रहे हैं। देश दुनिया में कई डॉक्टर है, कई हॉस्पिटल है जहाँ कैंसर का उपचार होता है, लेकिन ये कैंसर की क्लासें लगाते हैं। मतलब कैंसर के रोगियों की क्लास में ये बताया जाता है
कैंसर क्या है और उनका डर भगाने का प्रयास उसमें किया जाता है मोटे तौर पे। फिर उनको कैंसर अगर किसी को हो गया है तो उसे क्या खाना है, क्या पीना है, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, वो तमाम बातें कैंसर क्लास में सिखाई जाती है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत ही बात है कि कोई व्यक्ति जो है कैंसर के लोगों को, मतलब हंसराज चौधरी का ये कहना है साफ तौर पर कि कैंसर के रोगी में जो है एक भय जो आ जाता है, उस भय को निकाल के उत्साह का संचार करना, और जब कोई व्यक्ति जो उत्साह जिसके जिंदगी में आ जाता है तो उससे जो फिर कई तरह के हार्मोन्स जो स्रावित होते हैं उससे भी जो है कैंसर से निदान होता है। मार्केट और कंपनियों की मोनोपोली रही है कि कैंसर से लोगों को डराया जाए, वहीं हंसराज चौधरी लोगों को भय मुक्त बनाते हैं, भय मुक्त करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही वो जो है उन्होंने पूरे कैंसर के उपाय को और उसके उपचार को जो है पेम्पलेट पे ला दिया है। कंपनियां हमेशा अपने उपचार का पेटेंट करके रखती है और हंसराज चौधरी ऐसे आदमी है जो पेम्पलेट के ऊपर उपचार को लिख के पेम्पलेट गांव-गांव तक, जन जन तक पहुंचा चुके हैं और पहुंचा रहे हैं। इन्होंने आयुष्मान भव नाम की एक किताब भी लिखी है जिसकी हजारों प्रतियां देश भर में जा चुकी है। और इनका जो ये श्री नवग्रह आश्रम जो है मोतीपुर का खेड़ा में, यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग उपचार के लिए वहां पर आते हैं। और कई सारी बीमारियां ऐसी है जिनका निःशुल्क उपचार किया जाता है। इस किताब से ही ये जान पड़ता है कि सैनिकों का उपचार यहाँ पर निःशुल्क किया जाता है, सैनिक परिवारों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। इसके साथ ही कोई अगर स्वयं घोषणा करे कि वो गरीब है तो उसका उपचार भी जो है, उसको उपचार का मतलब यहाँ ये है कि आयुर्वेदिक औषधियां उनको निःशुल्क दी जाती है। दिनचर्या के बारे में भी बताया गया है कि ये कितने बजे उठते हैं, कितनी बजे सोते हैं और सुबह जगने से लेके रात को सोने के बीच में वो क्या क्या काम महत्वपूर्ण से है जो करते हैं, उसके बारे में भी। लोगों से बात करना इनको बहुत अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना इनको अच्छा लगता है, सुनना इनको अच्छा लगता है। तो ये तमाम बातें भी इनके अंदर लिखी है। फिर कोरोना के जद में भी ये आए थे और कैसे कोरोना को से ये बचे, एक कहानी ये भी है। बेमिसाल हंस परिवार, हंसराज चौधरी का परिवार कैसा है, हंसराज चौधरी के परिवार के लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे आप बिग बॉस देख रहे हैं। बिग बॉस में कैसे जो लोगों को अलग अलग जगह पे रखा जाता है और उनके बीच में किस तरीके से झगड़े होते हैं वो हम देखते हैं बिग बॉस में। लेकिन ये एक ऐसा आइडियल परिवार है, वो भी इसकी झलक आपको, मतलब एक अच्छा बिग बॉस आपको इसमें देखने को मिलता है। आप कल्पना सागर में गोते लगाते रहेंगे जब इसे पढ़ेंगे। और अंत में एक अध्याय ये भी है, यारों के यार हंसराज, दोस्तों के दोस्त है। ये पूरा एक लिखा है, इसमें कई लोगों ने जो हंसराज चौधरी के यार हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने उनके बारे में लिखा है, बताया है, वैसा इसके अंदर लिखा है। और इसका आखिरी चैप्टर जो है वो मेरे से ही शुरू होता है। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, उपन्यास के लेखक, युवा पत्रकार लखन साल्वी, जो प्यार से हंसराज चौधरी को मामा कहते हैं। तो मेरी हंसराज चौधरी से कब मुलाकात हुई और हमारा दोस्ती कैसे हुआ, इसके लिए भी एक पूरा इसका चैप्टर है, पेज नंबर 134 और 35 पर। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक आज के दौर में अपनी जिद से किसी मुकाम पर पहुंचना और लोगों को प्रेरित करना और एक अद्भुत कार्य कर दिखाना, अनोखा कार्य कर दिखाना, समाज को बहुत अकूत जो है निधि दे जाना, ये अपने आप में एक मिसाल का काम है। और इससे ये जो किताब है ये पढ़ने से निश्चित तौर पर आपको प्रेरणा मिलेगी और आप किसी न किसी अपने काम को लेकर दृढ़ निश्चय कर सकेंगे। दृढ़ निश्चय की और लक्ष्य को प्राप्त करने की एक जिद आप भी कर सकते हैं। तो जरूर पढ़ें जिद्दी जाट हंसराज चौधरी की ये जीवनी।